हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग अब मॉडर्न फिजिक्स स्टार्ट करेंगे। ओके, तो मॉडर्न फिजिक्स के अंदर हम लोग सबसे पहले क्या क्या देखेंगे। हम लोग देखेंगे एटॉमिक स्ट्रक्चर। अब ये एटॉमिक स्ट्रक्चर ऐसा चैप्टर है जो आप लोगों ने फिजिकल केमिस्ट्री में ऑलरेडी पढ़ा हुआ है। फिर हम लोग देखेंगे एक्सरे के बारे में। फिर हम देखेंगे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। फिर देखेंगे न्यूक्लियर फिजिक्स। फिर हम लोग देखेंगे एक चैप्टर होता है सेमीकंडक्टर इलेक्ट्रॉनिक्स। इसी के अंदर हम लोग लॉजिक गेट्स वाला पार्ट भी पढ़ते हैं। और कम्युनिकेशन सिस्टम्स, ये सब पार्ट है हमारा मॉडर्न फिजिक्स का। तो हम लोग एक मॉड्यूल में इस 4 चैप्टर को कवर करने का कोशिश करेंगे। ओके, इसी में कुछ लोग अलग से भी दिखा देता है मैटर वेव्स वाले चैप्टर को। मान लो 4 वो ए था, 4 बी मैटर वेव या डी ब्रोगली वेव। ओके, तो हम लोग ये सब एक में पढ़ेंगे और बाकी ये दोनों अलग से पढ़ेंगे। ओके, तो ये सब छोटा छोटा चैप्टर है, लेकिन इसका वेटेज लगभग 8 से 10% के बीच में होता है। तो हमको इस चैप्टर को काफ़ी ध्यान से पढ़ना चाहिए, क्योंकि इस चैप्टर से क्वेश्चन काफ़ी आते हैं और ये काफ़ी आसान होता है इसको सॉल्व करना। ओके, तो अब हम लोग एटॉमिक स्ट्रक्चर स्टार्ट करेंगे। ये सारा जो 4-5 चैप्टर मैंने बोला वो सारे 4 से 5 घंटे में सब कवर हो जाता है, और फिर थोड़ा सा क्वेश्चन प्रैक्टिस करने के बाद सारा मामला समझ में भी आ जाएगा। तो ये जो फर्स्ट हम लोग स्टार्ट करेंगे वो है एटॉमिक स्ट्रक्चर। इसमें नया कुछ भी नहीं पढ़ेंगे, सारा चीज़ केमिस्ट्री में ऑलरेडी पढ़ा हुआ है, बट फिर भी हम लोग देखते हैं। तो सबसे पहले एटॉमिक स्ट्रक्चर, तो नाम से लगता है कि ये एटम के स्ट्रक्चर के बारे में बात करेगा। तो एटम का स्ट्रक्चर कई लोगों ने दिया था, तो हमारे पास क्या थे, वेरियस मॉडल्स फॉर स्ट्रक्चर ऑफ एटम, कि एटम का स्ट्रक्चर कैसा है। अब एटम को किसी ने देखा नहीं है, लेकिन उसका स्ट्रक्चर कैसा है ये उसके बारे में अलग अलग थ्योरी दिया जा रहा है। ठीक है, तो अब ये थ्योरी देने के क्रम में सबसे पहले कौन आए थे, सबसे पहले आए थे हम लोग जो पढ़ेंगे वो है डाल्टन का थ्योरी, डाल्टन्स थ्योरी। तो डाल्टन ने क्या बोला था, देखो डाल्टन ने बोला कि जो कोई भी मटेरियल है वो बहुत छोटे छोटे पार्टिकल, जिसको हम एटम बोलते हैं, उससे मिला होता है। इसने बोला था कि एटम जो है वो इनडिविजिबल है। क्या बोला था, एटम इनडिविजिबल, यानी हम एटम को तोड़ नहीं सकते, ऐसा डाल्टन ने बोला था। यानी एटम को हम लोग डिवाइड नहीं कर सकते। इसके बाद इसने बोला नाइदर क्रिएट कर सकते हैं नॉट डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। तो इसने बोला कि एटम को ना तो हम लोग क्रिएट कर सकते हैं और ना ही डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, ऐसा भी बोला इसने। इसके बाद क्या बोला कि ऑल एटम्स ऑफ सेम मेटल, क्या बोला, ऑल एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट, यानी अगर मान लो कोई एक ही एलिमेंट ले लिए कॉपर, तो उसके सारे क्या होंगे, एटम्स आइडेंटिकल होंगे, सेम होंगे, फिजिकली भी और केमिकली भी, फिजिकली एंड केमिकली सेम होंगे। कौन, सारे एटम किसी एक ही एलिमेंट के। इसके बाद क्या बोला कि डिफरेंट एलिमेंट का जो एटम लोगे तो उसका प्रॉपर्टी डिफरेंट होगा, प्रॉपर्टीज़ क्या होगा, डिफरेंट होगा। इसके बाद क्या बोला, इसने क्या बोला, देखो ने बोला कि जो डिफरेंट एलिमेंट्स है ना, उसका जो एटम है वो हाइड्रोजन एटम से बना होता है। देखो क्या बोला इसने, द एटम्स
of different elements are made up of हाइड्रोजन एटम्स। समझे? फिर इसने क्या बोला, देखो इसने क्या बोला, जो हेवीएस्ट एटम है उसका जो रेडियस है वो हाइड्रोजन के एटम का 10 गुना है, और उसका जो मास है वो हाइड्रोजन के मास का 250 टाइम्स है। यानी इसने क्या बोला, मान लो कि अभी जो उसके समय में जो भी हेवीएस्ट एटम उसने ढूंढ के रखा होगा, हेवीएस्ट एटम जो उसको मिला होगा उस समय पे, वो उसका जो रेडियस था वो हाइड्रोजन के 10 गुना था, और जो मास था वो हाइड्रोजन के 250 टाइम्स था। इसको लगता था कि हाइड्रोजन से मिलकर सब बना हुआ है, कि कितना हाइड्रोजन दे दी। एक चीज़ और इसने बोला था कि जो एटम है वो स्टेबल है एंड इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है, यानी इसके ऊपर कोई भी चार्ज नहीं है। इलेक्ट्रिकली क्या है, ये न्यूट्रल है। ऐसा किसने बोला था? डाल्टन ने। चलो, अब डाल्टन ने जो थ्योरम दिया, THEOREM, डाल्टन ने जो थ्योरम दिया, सॉरी थ्योरम नहीं यार, थ्योरी लिखो। डाल्टन ने जो थ्योरी दिया उसके बाद कौन आ गया नेक्स्ट? थॉमसन। अब थॉमसन क्या बोलेगा, देखो दूसरा जो मॉडल हम लोग एटम के स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ते हैं उसका नाम है थॉमसन का एटम मॉडल। यानी थॉमसन ने एटम के किस मॉडल को दिया वो अब हम लोग देखेंगे, ठीक है। तो देखो थॉमसन ने क्या बोला, थॉमसन ने बोला कि देखो डाल्टन ने भी बोला था कि एटम जो है इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है, थॉमसन ने भी बोला कि इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है, लेकिन इसका मॉडल कैसा था ये देखो। इसने बोला था कि एटम में पॉजिटिव चार्ज जो है वो प्रेजेंट ऑन द एटम इज इक्वल टू निगेटिव चार्ज प्रेजेंट इन एटम। इसलिए जो एटम है वो इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल, ऐसा इसने बोला। क्या बोला देखो, इसने बोला क्या कि देखो एटम ऐसा स्फेयर शेप का होता है, इसका पॉजिटिव चार्ज जो होता है स्फेरिकल होता है, जिसका रेडियस होता है 10⁻⁻10 मीटर के रेंज में इतना, और ये पूरा पॉजिटिव चार्ज है। मान लो ये पूरा एटम जो है ये ऐसा पॉजिटिव चार्ज है, और इलेक्ट्रॉन ना इसके बीच बीच में इम्बेड है। इसने क्या बोला था, इम्बेड का मतलब गड़ा हुआ है। तो यहाँ पे क्या है, माइनस माइनस दिखा देते हैं, माइनस 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 माइनस। तो इस थ्योरी को हम लोग थॉमसन का प्लम पुडिंग मॉडल भी बोलते हैं, प्लम पुडिंग मॉडल बोलते हैं। या इसका क्या मतलब, हम लोग ये कहते हैं कि इसका जो मॉडल था थॉमसन ने वो कैसा दिया था, तरबूज वाला मॉडल दिया था, कि जैसे पूरा एटम अगर तरबूज है लाल कलर वाला, पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा, और काला जो बीज होता है वो इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। तो इसने क्या बोला था देखो, इसने बोला था कि जो एटम है, एटम जो है तुम्हारा वो क्या है, वो है पॉजिटिवली चार्ज्ड स्फीयर ऑफ रेडियस 10⁻⁻10 मीटर इन विच इलेक्ट्रॉन इसमें गड़ा हुआ है, इन विच इलेक्ट्रॉन्स आर इम्बेडेड मतलब गड़ा हुआ, इन बिटवीन। तो इसने बोला पूरा एटम तो पॉजिटिव है, लेकिन उसके बीच बीच में
उतना ही निगेटिव चार्ज है, और चूँकि पॉजिटिव और निगेटिव सेम है इसीलिए ये इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है। और फिर इसने क्या बोला, देखो इसने बोला क्या कि जो पॉजिटिव चार्ज रहे और इसका जो पूरा मास है एंड होल मास ऑफ एटम ये इक्वली डिवाइडेड है हर एक जगह पे। होल मास ऑफ एटम इज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड। यानी इसने नहीं बोला कि तुम सेंटर में पूरा मास है बाकी जगह पे खाली है, ऐसा इसने नहीं बोला। इसने बोला क्या कि इसका पॉजिटिव चार्ज भी देखोगे तो पूरे में डिस्ट्रीब्यूट हुआ है, और निगेटिव चार्ज देखो सॉरी मास देखोगे वो भी पूरे में डिस्ट्रीब्यूट हुआ है। समझ गए? तो चलो इसको लिख लो यहाँ पे कि ये काला वाला जो है वो पॉजिटिव चार्ज है, जो रेड वाला है वो इलेक्ट्रॉन्स है, रेड वाला जो है इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, तो अब जब इसने थॉमसन ने अपना मॉडल दिया तो उसमें शॉर्ट कमिंग्स क्या था, वो किस चीज़ को एक्सप्लेन नहीं कर पाया या उसकी खामियां क्या थी। तो लिखो शॉर्ट कमिंग्स ऑफ थॉमसन मॉडल। थॉमसन का जो मॉडल था उसका खामियां क्या क्या थी। तो सबसे पहले इसने स्पेक्ट्रम, अब ये क्या होता है ये या तो तुम फिजिकल में पढ़े होगे या आगे हम पढ़ेंगे। स्पेक्ट्रम ऑफ एटम्स कैन नॉट बी एक्सप्लेन्ड। ये एटम के स्पेक्ट्रम को एक्सप्लेन नहीं कर पाए। और दूसरा जो अब आगे आएंगे बंदे, स्कैटरिंग ऑफ अल्फा पार्टिकल्स। अल्फा पार्टिकल का जो स्कैटरिंग था एक्सपेरिमेंट उसको कैन नॉट बी एक्सप्लेन्ड। वो इस मॉडल के सहायता से उसको हम लोग एक्सप्लेन नहीं कर पाए थे। तो अब ये अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट क्या है वो हम लोग देखेंगे। तो जो नेक्स्ट मॉडल है हमारा उसको हम बोलते हैं रदरफोर्ड एटम मॉडल। रदरफोर्ड भैया ने जो एटम का मॉडल दिया वो देखो। तो इसी को क्या बोलते हैं, दूसरा चीज़ इसको हम बोलते हैं रदरफोर्ड ने जो एक्सपेरिमेंट किया था ना वो अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग। तो रदरफोर्ड ने जो एक्सपेरिमेंट किया था, रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट ऑन स्कैटरिंग ऑफ अल्फा पार्टिकल्स किसके द्वारा, बाय ए थिन गोल्ड फॉयल। फॉयल का मतलब क्या होता है, बहुत पतला सा शीट। तो गोल्ड का उसने बहुत पतला सा शीट लिया था और उसके ऊपर अल्फा पार्टिकल गिराया था। वो देखेंगे कि वो एक्सपेरिमेंट क्या था और उससे एटम के स्ट्रक्चर के बारे में क्या पता लगा। देखो सबसे पहले इसमें हम लोग क्या करते हैं कि उसका जो एक्सपेरिमेंटल सेटअप है वो बनाते हैं। ठीक है, सबसे पहले उसका एक्सपेरिमेंटल सेटअप। तो अब देखो मान लो यहाँ पे उसने क्या बनाया था, देखो ऐसा तुम कुछ ले लो, इसको बीच से एक लाइन खींचते हैं। ये फैक्ट्री है, फैक्ट्री के अंदर क्या बना रहे हो भाई, छोटा सा मतलब कुछ भी लाइन। तो ये लेड बॉक्स इसको बोल देते हैं। तो यहाँ से ना हम, ये हमारा है सोर्स ऑफ अल्फा पार्टिकल, यानी यहाँ से हमको अल्फा पार्टिकल मिलेगा। उसको हम बाहर लेके जाएंगे इस गेट से बीम बनाने के लिए क्या करते हैं, एक और यहाँ पे लेड का स्क्रीन लगा देते हैं।
अब ये हम नहीं लगाते, ये रदरफोर्ड ने लगाया था। ये क्या है? ये है लेड का स्क्रीन है ये। अब इससे जो निकला तो क्या निकलेगा? वो बीम ऑफ अल्फा पार्टिकल निकलेगा। यहाँ तक क्या निकलेगा? पूरा बीम बन के निकलेगा, फोकस्ड बीम। तो बीम ऑफ अल्फा पार्टिकल आएगा। अब इसके सामने देखो हमने क्या किया, इसके सामने हमने एक पतला सा गोल्ड का फॉयल रख दिया। फॉयल यानी सीट, पतला सा सीट। तो इसको रख दिया, इसके ऊपर अल्फा पार्टिकल को गिराया, ठीक है। और उसके पीछे क्या था एक, अब चलो इसका कलर चेंज करते हैं। ये सब सेटअप को, ये पूरा सेटअप को इसने वैक्यूम में रखा, VACWM, वैक्यूम में रखा। अब इस पे जो अल्फा पार्टिकल आके गिरा, ये जो बीम आके गिरा, तो देखा कि उसमें कैसा कैसा डिविएशन हुआ, उसको इसने ऑब्जर्व किया। ये जो तुम्हारा सीट है वो क्या है? उसको हम बोलते हैं गोल्ड का उसने फॉयल रखा था। इसका थिकनेस कितना था? थिकनेस 10⁻⁻7 मीटर, समझे। अब उसने क्या किया, देखो ये जो अल्फा का बीम जो आ रहा था, मान लो तुम अल्फा का जो भी बीम गिर के आ रहा था, उसमें से ज़्यादातर जो बीम था वो क्या हो रहा था? पास थ्रू हो जा रहा था, यानी फॉयल को क्रॉस करके उधर चले जा रहा था। तो अब इधर आ रहा है, उसको टेस्ट करने के लिए हमको कुछ तो लगाना पड़ेगा कि अगर अल्फा पार्टिकल आ रहा है, उसको टेस्ट करने के लिए हमने एक स्क्रीन लगा दिया यहाँ पे, समझे। उस स्क्रीन को हम बोलते हैं जेड जिंक सल्फेट का स्क्रीन, जो कि चमकने लगे जैसे अल्फा पार्टिकल उसको हिट करे। तो उसको डिटेक्ट करने के लिए हम लोग कुछ तो मैकेनिज्म यहाँ पे लगा दिए कि अगर अल्फा पार्टिकल निकल के आ रहा है तो हमको पता चलना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ से देखा कि फॉयल को ज़्यादातर जो अल्फा पार्टिकल जो आ रहा था वो इसको क्रॉस करके चला जा रहा था, समझ रहे। और जैसे इसको क्या बना सकते हैं तुम, सिंपली ये देखो। और ये रिपेल बैक कितना किया, जैसे ये इधर से जा रहा था 1/8000, यानी 8000 जो रे आएगा, अल्फा का बीम आएगा, उसमें से एक ही इज रिपेल्ड बैक। मतलब अपने पुराने रास्ते पे कितने लौट जाएंगे? देखो मोस्ट अल्फा पार्टिकल जो था, मोस्ट अल्फा पार्टिकल वो क्या हो गया? वो पास थ्रू हो गया, यानी फॉयल को क्रॉस करके चला गया उस तरफ। 8000 में से एक जो था वो पीछे बैक फायर करके पीछे आ गया। और कुछ जो था जैसे देखो मस्ट तो ये हो गया। और सम आर डिविएटेड, यानी कुछ रे डिविएट किया थ्रू एंगल थीटा। मान लो ये थीटा कुछ डाल देते इसमें जाके, तो कुछ जो है वो अपने पाथ से डिविएट किया थीटा एंगल से। अब इसका क्या मतलब हुआ वो ध्यान दो। देखो सबसे पहले तो तुमने देख लिया कि एक्सपेरिमेंटल अरेंजमेंट उसका कैसा था। तो इसमें यहाँ पे तुम कह सकते हो इसको थोड़ा और, कि सबसे पहले तो हमको एक सोर्स चाहिए था, सोर्स जो हमको क्या दे सके? अल्फा पार्टिकल दे सके। तो इसके लिए इसने यहाँ पे क्या रखा था? यहाँ पे इसने रेडियो एक्टिव मटेरियल रखा था, जैसे कि पोलोनियम, जो कि अल्फा पार्टिकल एमिट करे। तो इसको ये लेड बॉक्स के अंदर रखते हैं, से थिक लेड बॉक्स के अंदर। उसमें से बहुत वेरी फाइन बीम, इसको जो तुम्हारा ये जो बीम ऑफ अल्फा पार्टिकल है कैसा है? वेरी फाइन, यानी बहुत पतला बीम है अल्फा पार्टिकल। उसको एक छोटे से होल, इस होल के थ्रू
इस होल के थ्रू हम लोग क्या करते हैं, पास थ्रू कराते हैं किसको, अल्फा पार्टिकल के बीम को। उसके बाद हम लोग क्या लिखते हैं, लेड स्क्रीन एक लेते हैं जो क्या करता है, जो इस बीम को और फोकस कर देता है। और इसके बाद इस गोल्ड फॉइल के ऊपर, ये जो गोल्ड फॉइल है हमारा, उसके ऊपर इस बीम को गिराते हैं। तो जब जब इस पे अल्फा पार्टिकल गिरता है तो ये अलग अलग एंगल पे स्कैटर्ड हो जाता है, समझ रहे हो, अलग अलग एंगल पे क्या हो जाता है, स्कैटर्ड हो जाता है, बिखर जाता है अल्फा पार्टिकल। तो एक जिंक सल्फाइड, ये क्या है, ZnS को क्या बोलते हैं, जिंक सल्फाइड का स्क्रीन रख देते हैं किस साइड पे, दूसरे साइड पे। इधर से तुम अल्फा पार्टिकल मार रहे हो, यहाँ पे एक स्क्रीन रख दिए हो, तो इससे क्या होता है, तो स्क्रीन को हम लोग मूव करा करा के देखते हैं, ये इसको हम लोग मूव करा के देख सकते हैं कि कहाँ तक हमको अल्फा पार्टिकल मिल रहा है। तो जैसे अल्फा पार्टिकल इस स्क्रीन को एक्सट्रैक्ट करता है, इसके ऊपर क्या आता है, लाइट आता है, फ्लैश आता है, जिसको हम लोग, ये जो पीछे लगा हुआ है माइक्रोस्कोप, ये तो स्क्रीन था और ये पीछे जो था वो माइक्रोस्कोप, उसकी सहायता से ऑब्जर्व कर लेते हैं। तो अब देखो, ये तो हो गया एक्सपेरिमेंटल सेटअप। तो अब हम क्या ऑब्जर्व किए, रदरफोर्ड का जो मॉडल था उसमें हम लोग क्या ऑब्जर्व किए वो देखो। तो इसने क्या बोला, सबसे पहला चीज़ जो ऑब्जर्वेशन था हमारा वो क्या था, तो इसने बोला कि जो मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल है वो सीधा सीधा चला गया स्ट्रेट थ्रू द गोल्ड फॉइल और हमारे स्क्रीन पे फ्लैश प्रोड्यूस किया। तो इसका क्या मतलब है कि ज़्यादातर रीजन में गोल्ड का जो एटम है उसके ज़्यादातर रीजन में कुछ भी नहीं है, इसीलिए सीधा सीधा चला गया, यानी मोस्ट ऑफ द एटम इज होलो। इसने पहला चीज़ क्या बोला, देखो इसने बोला कि मोस्ट ऑफ द, इसने बोला नहीं, इसने ऑब्जर्व किया, अल्फा पार्टिकल्स वेंट स्ट्रेट थ्रू द गोल्ड फॉइल। अब ये क्या हो गया, ये गोल्ड फॉइल से मोस्ट ऑफ द पार्टिकल स्ट्रेट ही चला गया। इसका क्या मतलब था, इसका मतलब था कि 10 द एटम इज हॉलो। तो हमारा जो उसका थ्योरी था प्लम पुडिंग मॉडल कि पूरे में मास बिखरा हुआ है, वो तो फेल हो गया यहीं पे। दूसरा देखो इसने क्या बोला, इसने बोला कि फ्यू पार्टिकल्स जो थे अल्फा पार्टिकल्स वो डिफ्लेक्ट हुए थे अपने रास्ते से, स्कैटर्ड हुए थे, और बहुत कम थे जो वापस आ गए थे। इसका मतलब क्या है, वो किसी से टकराया होगा, इसी के कारण उसका अपने रास्ते में डिफ्लेक्शन आ गया। तो क्या बोला इसने कि देखो कि फ्यू पार्टिकल्स, और लेकिन ऐसे पार्टिकल्स की संख्या काफ़ी कम थी, इसका मतलब लग रहा है कि जिससे भी टकरा रहा है, देखो अगर यहाँ पे ये ऐसा है, ठीक है, इससे टकराया, अगर ये ज़्यादातर रे बाहर आ जाए अपने आप बिना डिफ्लेक्ट हुए, इसका मतलब क्या है, ये सब रीजन क्या है, हॉलो है। अगर यहाँ पे कोई रहेगा, इससे टकराएगा तो अपने रास्ते से थोड़ा सा डिविएट हो जाएगा, और कोई ऐसा होगा जो टकराए तो वापस ही आ गया इसी पे, जैसे का तैसे। ऐसे तो हुआ कि कुछ में डिविएशन आया, मोस्टली सीधा पास हो गए। तो इसने क्या बोला कि जो कुछ पार्टिकल थे, फ्यू पार्टिकल्स कोलाइडेड विथ द एटम ऑफ द फॉइल which have scattered or deflected through considerable large angles। ये एटम से टकराने के बाद अपने रास्ते से डिफ्लेक्ट हो गया
बड़े एंगल से। इसके बाद इसने क्या बोला था कि फ्यू पार्टिकल्स इवन टर्न्ड बैक टूवर्ड्स सोर्स इटसेल्फ, जहाँ से अल्फा भेज रहे थे उसी के तरफ लौट आया। ठीक है, तो इसके बाद फिर ये और क्या बोलेगा इसके आधार पे, ये बोलेगा कि जो, अब देखो इसका मतलब है कि सिंपल बात समझो, जो हमारा अल्फा पार्टिकल होता है वो होता है पॉजिटिव। तो अगर इसको हम पॉजिटिव को भेज रहे हैं और यहाँ पे पॉजिटिव रहेगा तो क्या होगा, रिपल्सन होगा। अगर ये इसके तरफ जा रहा है तो क्या होगा, रिपल्सन होगा। तो अगर मतलब अगर यहाँ पे निगेटिव होता तो इसको खींचता अपनी तरफ, लेकिन पॉजिटिव है इसीलिए ये क्या कर रहा है, जब हेड ऑन कोलिजन होता है तो इधर आ जाता है। अगर ये इसके थोड़े बगल से जाता है तो इधर की तरफ रिपल्सन हो जाता है, इधर हो जाता है रिपल्सन। तो इसका क्या मतलब इसने बोला कि जब हम ये अल्फा पार्टिकल जो कि पॉजिटिव है उसको हम भेज रहे हैं तो, और हमको मिल रहा है कि 8000 में से एक रिटर्न होके आ रहा है, इसका मतलब क्या है कि जो एटम का पूरा पॉजिटिव चार्ज है वो एक जगह पे कंसेंट्रेट है, बहुत से छोटे से जगह में कंसेंट्रेट है। तो इसने क्या बोला देखो, चौथा पॉइंट कि द इंटायर पॉजिटिव चार्ज एंड ऑलमोस्ट होल मास, देखो पूरा पॉजिटिव चार्ज और लगभग पूरा मास, ऑलमोस्ट होल मास इज कॉन्सेंट्रेटेड, मतलब एक जगह पे रखा हुआ है, इन स्मॉल सेंटर कॉल्ड ए न्यूक्लियस। अब इसने क्या बोल दिया उसको, न्यूक्लियस। इसने बोला कि एटम का पूरा पॉजिटिव चार्ज और पूरा मास एक छोटे से जगह में कंसंट्रेट करके रखा हुआ है जिसको हम लोग न्यूक्लियस बोलेंगे। इसके बाद देखो 5 में ये बोलता है कि द इलेक्ट्रॉन्स could not deflected the path of अल्फा पार्टिकल। अब तुम कह रहे हो कि मतलब इलेक्ट्रॉन्स जो है वो उसने अल्फा पार्टिकल के पाथ को क्यों डिफ्लेक्ट नहीं किया, ऐसा क्यों बोल रहे हो कि प्लस प्लस वाला ही डिफ्लेक्ट किया, क्योंकि देखो इसने क्या बोला कि ये प्लस जो है वही पूरा मास लेके बैठा है। तो जब कोलिजन होगा इन दोनों के बीच में तो इसका मास अगर बहुत कम रहेगा तो क्या होगा, ये इसके ऊपर उतना वो दे नहीं पाएगा मोमेंटम। तो इसीलिए बोला कि अल्फा पार्टिकल का इलेक्ट्रॉन जो है वो इसके पाथ को डिफ्लेक्ट नहीं कर पाए, क्योंकि इसका मतलब क्या है, इलेक्ट्रॉन्स आर वेरी लाइट, यानी बहुत हल्का है इलेक्ट्रॉन, ऐसा कंक्लूजन निकाला। तो इसने क्या किया देखो, फिर इसी के आधार पे अल्फा पार्टिकल जो स्कैटरिंग इसने किया उसके आधार पे रदरफोर्ड नाम के जो साइंटिस्ट थे, रदरफोर्ड ने 1911 में न्यू मॉडल ऑफ एटम दिया, न्यू मॉडल ऑफ। अच्छा इसने फिर क्या बोला, इसने एक चीज़ और बोला कि जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, इलेक्ट्रॉन्स वो रिवॉल्व करता है किसके अराउंड, रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस इन सर्कुलर ऑर्बिट्स। इसने क्या बोला कि इलेक्ट्रॉन जो है वो चक्कर काटता है सर्कुलर पाथ में, किसके अराउंड, न्यूक्लियस के अराउंड। तो अब ये सब जो इसका फाइंडिंग था उसके आधार पर इसने मॉडल दिया। तो इसका क्या मतलब है देखो, इसने क्या बोला कि जो इससे पहले वाले लोग बोल रहे थे कि पॉजिटिव चार्ज पूरे स्फीयर में यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, वैसा नहीं है। इसने क्या बोला, इसने बोला कि जो भी पॉजिटिव चार्ज है, इसने क्या बोला देखो,
जो भी पॉजिटिव चार्ज है इज concentrated in a very small वॉल्यूम, जिसका तुम अगर डाया देखोगे तो कितना होगा 10⁻⁻13 मीटर के आसपास, उतने ही वॉल्यूम में पूरा प्लस चार्ज कंसेंट्रेटेड है। समझ रहे हो? और इसको इसने क्या नाम दे दिया, इसी जो ये जो सेंट्रल ये कोर बोल दिया इसको, इसका नाम क्या दे दिया था, ये न्यूक्लियस। और ये जो न्यूक्लियस होगा इसके चारों तरफ कौन होगा, सराउंडेड बाय क्लाउड ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। यानी ये न्यूक्लियस के चारों तरफ क्या है, इलेक्ट्रॉन्स है। फिर इसने ये भी क्या बोला कि जो एटम होगा वो क्या है, न्यूट्रल है, यानी जितने पॉजिटिव चार्ज उतने निगेटिव चार्ज। तो अब देखो ये जो स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट था, अब ये ग्राफ कभी कभी पूछ लेता है कि ये ग्राफ है हमारा, और जब भी ग्राफ आए तो वो देख लिया करो क्योंकि एग्जाम का फेवरेट क्वेश्चन होता है। तो ये थीटा है स्कैटरिंग एंगल, और ये एन थीटा है नंबर विच स्कैटर्ड। तो इसमें इसका ग्राफ बनता है, सिंपली देखो ऐसा करके ग्राफ बनता है, और यहाँ पे आ जाता है 180 डिग्री, 90 डिग्री, ठीक है। तो इसने क्या बोला था, देखो ये कि एन थीटा वो प्रोपोर्शनल होगा कोसेक की पावर 4 थीटा बाय 2 के। एन थीटा जो प्रोपोर्शनल होगा वो किसके होगा, कोसेक की पावर 4 थीटा बाय 2 के। तो देखो इसको हम क्या बोलते हैं, हम बोलते हैं, इसको लिख लो रदरफोर्ड स्कैटरिंग फार्मूला, रदरफोर्ड का स्कैटरिंग फार्मूला। तो इसने क्या बोला था, एन थीटा क्या है, पहला बताता हूँ, रुक जाओ। एन थीटा क्या है, ये है नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल्स scattered at an angle थीटा। समझे, जो हमारा गोल्ड फॉइल था उससे टकराने के बाद जो कोई भी अल्फा पार्टिकल जो थीटा एंगल पे स्कैटर हुआ होगा, मान लो ऐसे करके ये जो एंगल थीटा था उस पर स्कैटर्ड हुआ, उसकी संख्या कैसे दी जाती है। तो उसकी संख्या इसने कैसे दिया था, देखो एन थीटा का जो मान दिया था उसने वो दिया था एन नॉट स्मॉल एन टी 2z ई स्क्वायर का स्क्वायर डिवाइडेड बाय, अब ये बड़ा सा फार्मूला है तुम ये याद रखो, एन नॉट एन टी 2z ई स्क्वायर का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 16 4 पाई एप्सिलॉन नॉट का स्क्वायर आर स्क्वायर एम वी ओ स्क्वायर का स्क्वायर, और नीचे क्या आ जाएगा, देखो ऊपर कोसेक 4, तो नीचे अगर लिखोगे तो इसी को क्या लिख देंगे हम लोग, साइन 4 थीटा बाई 2, क्योंकि ये बट्टा में है तो ये नीचे आ जाएगा। तो ये है हमारा रदरफोर्ड का स्कैटरिंग फार्मूला। तो अगर यहाँ से तुम देखोगे तो एन थीटा जो है वो कोसेक की पावर 4 थीटा बाई 2 के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। अब तुम पूछ सकते हो ये जो बड़ा सा लिख दिए उसका मतलब क्या है, तो देखो ये जो एन नॉट है, एन नॉट वो क्या है, देखो वो है नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल्स दैट strike the unit area of the scatter
स्कैटर कौन हुआ? जिसको फॉइल को टकरा रहा है, तो क्या हो गया, उसके यूनिट एरिया में, मान लो ये सीट को से टकरा रहा है, तो उसका जो यूनिट एरिया होगा, मान लो 1 मीटर स्क्वायर, उसमें कितना अल्फा पार्टिकल टकरा रहा है, वो है n0। अब जितना टकरा रहा है उसी में से तो डिफ्लेक्ट होगा। इसके बाद देखो, ये जो n है वो क्या है? ये है नंबर ऑफ टारगेट एटम पर मीटर क्यूब, कि उस हर एक मीटर क्यूब में जैसे गोल्ड फॉइल है तो उसके कितने एटम प्रेजेंट हैं, वो टी क्या है? टी नाम से थिकनेस ऑफ टारगेट है, यानी जो फॉइल था, टारगेट क्या था? जिसके ऊपर अल्फा पार्टिकल गिरा रहे थे, थिकनेस ऑफ टारगेट। जेड इंटू ई क्या होगा? देखो, अब ये जो जेड इंटू ई है, अब जेड है एटॉमिक नंबर और ई है इलेक्ट्रॉन की संख्या, तो टोटल चार्ज ऑन न्यूक्लियस हो गया। और 2e क्या हो गया? चार्ज ऑन अल्फा पार्टिकल। अरे अल्फा पार्टिकल क्या होता है? हीलियम 2+, तो इसके ऊपर जो चार्ज है वो कितना है? 2 इलेक्ट्रॉन का। अब कोई अगर इसका एटॉमिक नंबर जेड है, हीलियम का 2th एटॉमिक नंबर तो 2e, तो किसी का जेड है तो इसके ऊपर जो चार्ज होगा वो कितना होगा? टारगेट के ऊपर चार्ज जेड इंटू ई का। तो टारगेट के न्यूक्लियस में चार्ज कितना होगा? जेड इंटू ई, समझ रहे हो? और आर क्या था? देखो, डिस्टेंस ऑफ स्क्रीन फ्रॉम टारगेट। जो आर था वो क्या था? डिस्टेंस, तुम लोग नीचे लिखो, डिस्टेंस ऑफ स्क्रीन फ्रॉम टारगेट। जो ZNS स्क्रीन रखते थे, इसके बाद क्या है? VO। अब देखो VO किधर पे? ये पे VO, ये क्या है? ये है वेलोसिटी ऑफ अल्फा पार्टिकल एट नियरर डिस्टेंस ऑफ अप्रोच। ठीक है, तो चलो, अब ये क्या है? वेलोसिटी ऑफ, इसको लिख लो, वेलोसिटी ऑफ अल्फा पार्टिकल एट नियरेस्ट डिस्टेंस ऑफ अप्रोच लिख लो, एट नियरेस्ट डिस्टेंस ऑफ अप्रोच। ये देखेंगे क्या होता है नियरेस्ट डिस्टेंस ऑफ अप्रोच। और ये कुछ लोग समझ रहे हैं कि ये स्ट्रेट लाइन है, ये स्ट्रेट लाइन ग्राफ नहीं है भाई, ये ग्राफ स्ट्रेट लाइन नहीं है, थोड़ा सा टेढ़ा बन गया है। ये जो ग्राफ है वो कैसा है? देखो, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला जैसा है। यहाँ से शुरू करो, ऐसा है, समझे? चलो, तो हम लोग अब देखेंगे क्या चीज़? नियरेस्ट डिस्टेंस ऑफ अप्रोच देखेंगे। नियरेस्ट डिस्टेंस ऑफ अप्रोच। अब देखो, इन सब चीज़ों का डेरिवेशन भी कर सकते हैं, बट तुम लोग अब डेरिवेशन मत करो, जो फार्मूला बड़ा बड़ा सा उसको याद रखने का कोशिश करो कि उसमें कौन सा टर्म आता है कहाँ पे। ठीक है, तो नियरेस्ट डिस्टेंस ऑफ अप्रोच क्या देते हैं? हम देते हैं कि इसको RO से लिखते हैं, ये होता है हमारा 1/4πε0। देखो ZE एक पे चार्ज था और 2E अल्फा पे चार्ज था, समझ रहे हो? इसका स्क्वायर करना है हमको। ZE इंटू 2E, तो कितना हो गया? 2ZE 2ZE स्क्वायर। तो हम लोग देखते हैं कि सबसे पहले ये नियरेस्ट डिस्टेंस ऑफ अप्रोच या क्लोजेस्ट डिस्टेंस, इसी को दूसरा चीज़ भी बोलते हैं, डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच। इसका क्या मतलब है? देखो,
मान लो तुमने इधर से एक अल्फा पार्टिकल को भेजा, ये क्या है, ये प्लस चार्ज है, राइट। किसके तरफ भेजा, न्यूक्लियस के तरफ भेजा। अब जो न्यूक्लियस है उसमें खुद प्लस चार्ज है, तो क्या होगा, ये इसके जब तुमने इसको फेंका, मान लो v वेलोसिटी से फेंका अल्फा पार्टिकल को न्यूक्लियस की तरफ, इसका कुछ काइनेटिक एनर्जी आएगा, कितना आएगा, हाफ mv²। ये इसका काइनेटिक एनर्जी। तो ये जब इसके तरफ तुम इसको फेंकोगे तो क्या ये इसके पूरा हिट कर जाएगा, प्लस पार्टिकल तक पहुंच जाएगा, या रिपल्सन के कारण ये कहीं दूर से ही वापस आ जाएगा। ऐसा हो जाएगा, ये दूर से ही वापस आ जाए। तो वही जो दूरी है कि ये कितना नज़दीक जा पाया था इसके, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच। कि यहाँ जाने के बाद ये इस पर इतना रिपल्सन बढ़ गया कि वापस लौट आया। तो उसको निकालते हैं, कैसे निकालेंगे, देखो ये कब होगा, जब इसका काइनेटिक एनर्जी यहाँ किसी पॉइंट के पोटेंशियल एनर्जी के बराबर हो जाए, ये हो जाएगा। तो काइनेटिक एनर्जी को पोटेंशियल एनर्जी करो तुम, काइनेटिक एनर्जी क्या था इसका, हाफ mv² था, वो किसके बराबर हो जाए, पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है, k q1 q2/r के बराबर। तो अब देखो इसके ऊपर चार्ज कितना है, तो z × e, अल्फा पे चार्ज कितना है 2e, तो q1 q2 आ गया, r हमको निकालना है, तो ये क्या हो जाएगा, हाफ mv²। इसको तुम ना काइनेटिक एनर्जी रख दो, इसको मान लेते हैं हम लोग k, काइनेटिक एनर्जी को मान लेते हैं k। ये किसके बराबर हो गया, या ई के बोल दो ताकि कन्फ्यूजन ना रहे, या के ई बोल दो, कुछ भी बोलो। काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू के, देखो काइनेटिक एनर्जी हमको करना है पोटेंशियल एनर्जी के बराबर, तो काइनेटिक एनर्जी को हम क्या बोल देंगे, देखो के q1 कितना था ZE, और ये कितना था 2e डिवाइडेड बाय ZE 2e डिवाइडेड बाय r के बराबर। तो हमारा जो r का मान टोटल क्लोजेस्ट अप्रोच जो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, k क्या है 1/4πε0, जो हो जाएगा 2 × z × e² डिवाइडेड बाय 4πε0 इंटू काइनेटिक एनर्जी k के बराबर। कंफ्यूज मत होना बे, 1/4πε0 और इसके बीच में। तो ये जो हो जाएगा वो हमारा क्या हो जाएगा, डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच। तो ये जो डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच है वो प्रोपोर्शनल किसके है, 1 काइनेटिक एनर्जी के, कि जिसका काइनेटिक एनर्जी जितना, जिसका काइनेटिक एनर्जी जितना ज़्यादा उसका अप्रोच डिस्टेंस उतना कम। तो ये स्टार लगा के लिखो, इसके बेसिस पे क्वेश्चन बनता है, इसके बेसिस पे क्वेश्चन बन जाता है कि क्या होगा। तो हम लोग इससे क्या पता चल गया, हमको पता चल गया कि हमारा जो डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच है, यानी हम जहाँ तक अल्फा पार्टिकल हमारा जा पाया था वो डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच क्या है, RO जिसको हम बोल रहे हैं वो हो गया हमारा 1/4πε0। इसके बाद 2 × ZE² डिवाइडेड बाय काइनेटिक एनर्जी जिसको हमने बोला E से, E हमारा क्या है, यहाँ पे लिख लो, काइनेटिक एनर्जी है, ठीक है। इसके बाद हम लोग अब क्या देखेंगे, अब हम लोग देखेंगे कि बोर का एटॉमिक मॉडल क्या था, और इसके बेसिस पे ये इम्पोर्टेंट टॉपिक है, बोर का एटॉमिक मॉडल। तो इसको नील्स बोर नाम के साइंटिस्ट ने 1913 में, नील्स बोर नाम के साइंटिस्ट ने, जो कि डेनमार्क के फिजिसिस्ट थे, इन्होंने एक रिवॉल्यूशनरी कॉन्सेप्ट दिया। अब वो रिवॉल्यूशनरी NEILS नील्स बोर, इसने क्या दिया, क्वांटम का कॉन्सेप्ट दिया। क्या दिया भाई, QUANTUM
TUM क्वांटम का कॉन्सेप्ट दिया, किसके लिए? टू एक्सप्लेन स्टेबिलिटी ऑफ एटम, टू एक्सप्लेन स्टेबिलिटी ऑफ एटम। इसने क्या बोला देखो, इसने बोला कि जो ओल्ड क्लासिकल लॉज which are applicable to bigger bodies cannot be directly applied to subatomic particle। अब देखो समझो पहले, इस सब एटॉमिक पार्टिकल, इसका मतलब क्या, जो एटम से भी छोटा पार्टिकल है, क्या क्या होता है वो? इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स। तो इसने क्या बोला कि देखो अभी तक जो तुम कोलिजन का थ्योरी लगा रहे हो, मोमेंटम का थ्योरी लगा रहे हो, जो बड़े बड़े पार्टिकल के ऊपर लगता है, वही तुम इन सब चीज़ों पे, सब एटॉमिक पार्टिकल पे नहीं लगा सकते। इसने क्या बोला कि जो ओल्ड क्लासिकल लॉज है जो कि बिगर बॉडीज़ पे एप्लीकेबल है, वो डायरेक्टली सब एटॉमिक पार्टिकल जैसा कि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन पे अप्लाई नहीं होता है डायरेक्टली। इसके बाद इसने अपने आइडिया को, यानी जो भी इसके न्यू आइडियाज़ थे उसको इसने क्या किया, पोस्टुलेट्स, जो इसकी मान्यता थी उसको अभी बोर का थ्योरी बोला जाता है। ओके, उसमें बोर के थ्योरी का पोस्टुलेट्स हम लोग देखेंगे कि उसने क्या क्या माना था। अब देखो ये सबसे लेटेस्ट जो भी थ्योरी है बोर का थ्योरी, तो इसीलिए यही हम लोग पढ़ेंगे डिटेल्स में और इसी पे क्वेश्चन भी आएगा, समझे क्या। अब ऐसा नहीं कि ये भी फुल प्रूफ है, देखो एटम को किसी ने देखा नहीं है, सब अपने अपने हिसाब से उसको एक्सप्लेन करके गया है और तुमको पढ़ने का है ये, ठीक है। बट बोर थ्योरी जो है वो अभी सबसे ज़्यादा मान्यता में है, मतलब हम लोग अभी बोर थ्योरी ही मानते हैं। तो इसके अभी हम लोग क्या देखेंगे, पहले तो देखेंगे कि इसने माना क्या, मतलब इसने माना क्या चीज़, उसके आधार पर फिर हम लोग अलग अलग चीज़ें कैलकुलेट करेंगे। तो बोर का जो थ्योरी था उसका पोस्टुलेट्स देखेंगे। तो लिखो इसका टाइटल, पोस्टुलेट्स ऑफ बोर्स थ्योरी, कि बोर के थ्योरी में क्या क्या उसने माना था। तो सबसे पहले उसने क्या माना था देखो, पहला कि सेंट्रीपेटल फोर्स रिक्वायर्ड फॉर एन इनसर्कलिंग इलेक्ट्रॉन is provided by the electrostatic attraction between the nucleus and the electron। क्या मतलब था इसका, कि ये जो हमारा अंदर में है न्यूक्लियस जो कि प्लस चार्ज है, और यहाँ पे ये इलेक्ट्रॉन है जो सर्किल कर रहा है। ये जो इलेक्ट्रॉन है जो सर्किल कर रहा है उसका कुछ वेलोसिटी मान लो v है। तो ये जो इन सर्कलिंग इलेक्ट्रॉन है, जो इलेक्ट्रॉन जो सर्किल काट रहा है, चक्कर काट रहा है, उसको सेंट्रीपेटल फोर्स चाहिए। तो उसको सेंट्रीपेटल फोर्स कहाँ से मिलता है, सेंट्रीपेटल फोर्स मतलब ये फोर्स कहाँ से मिल रहा है। मान लो ये इसका रेडियस r है, इसका रेडियस r है, तो इसको ये जो सेंट्रीपेटल फोर्स मिल रहा है वो किससे मिल रहा है, इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन। देखो इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन किसके बीच में, ये प्लस और माइनस के बीच में, बिटवीन न्यूक्लियस एंड इलेक्ट्रॉन। ये जो फोर्स होगा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वो किसके बराबर होगा, सेंट्रीपेटल फोर्स रिक्वायर्ड टू इलेक्ट्रॉन। यानी ये चक्कर काटने के लिए जो फोर्स चाहिए सेंट्रीपेटल वो कौन दे रहा है,
इन दोनों के बीच में लगने वाला फोर्स, फोर्स क्या होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक, K Q1 Q2/r²। तो Q1 कितना है इसके ऊपर ZE और उस पर E, तो ZE इंटू E डिवाइडेड बाई r², r दूरी कितना है r² इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, इज इक्वल टू सेंट्रीपेटल फोर्स। और सेंट्रीपेटल फोर्स कितना होता है भाई, mv²/r के बराबर, ये तो होता है। तो K Q1 Q2/r² हो जाएगा mv²/r, ये लगा दोगे तो यहाँ से क्या तुमको पता चला, ये जो mv²/r किसका, इसका एनर्जी इलेक्ट्रॉन का, तो मास भी किसका लोगे, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। mv²/r फोर्स है, अरे कोई भी सर्किल में काटने के लिए जो फोर्स की रिक्वायरमेंट होती है वो क्या आती है mv²/r। इसके बाद क्या है, जो v है वो भी किसका है, वेलोसिटी, इसको तुम लीनियर वेलोसिटी बोलो, किसका, लीनियर वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन। और ये r क्या हो जाएगा, सर्किल का रेडियस, तो रेडियस ऑफ ऑर्बिट इन विच इलेक्ट्रॉन इज रिवॉल्विंग, ये जो इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहे हैं। अब जेड क्या था भाई, अब देखो एक बात ध्यान दो, ये बोर का जो थ्योरी था ना, उसने हाइड्रोजन लाइक एटम के लिए ये थ्योरी दिया था, हाइड्रोजन एटम नहीं, हाइड्रोजन जैसे एटम, यानी सिंगल इलेक्ट्रॉनिक एटम, समझे क्या, हाइड्रोजन लाइक एटम या सिस्टम जब भी बोलोगे तो क्या मानोगे, इसके अंदर सिंगल इलेक्ट्रॉन सिस्टम है ये, तो ऐसे के लिए इसने थ्योरी दिया था। तो ये जो जेड है हमारा क्या है, वो जेड है हमारा एटॉमिक नंबर ऑफ हाइड्रोजन लाइक एटम। तो क्लियर है ये फार्मूला पहला, कि mv²/r बराबर K Q1 Q2/r², के का मान क्या था 1/4πε0। ये हो गया, ये था पहला पोस्टुलेट। अब दूसरा देखो, दूसरा पोस्टुलेट क्या था कि इसने बोला कि जो इलेक्ट्रॉन है जो इन ऑर्बिट कर रहा है न्यूक्लियस के अबाउट, तो ऐसा नहीं है कि किसी भी ऑर्बिट में नाच कर रहा है, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा, ये केवल उसी ऑर्बिट में घूमेगा, उसी ऑर्बिट में रिवॉल्व होगा जिसका एंगुलर मोमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के अबाउट h/2π के इंटीग्रल मल्टीपल में हो, जैसे 1h/2π 2h/2π। यानी इसने क्या बोला, देखो इसने बोला कि इलेक्ट्रॉन्स कैन रिवॉल्व ओनली इन दोज ऑर्बिट्स, केवल उसी ऑर्बिट में रिवॉल्व करेगा, हुज लिखो, हुज एंगुलर मोमेंटम। अब एंगुलर मोमेंटम कितना होता है बताओ, mv/r। ये किसके अबाउट लेना है, एंगुलर मोमेंटम अबाउट न्यूक्लियस लेना है, ध्यान रखो, एंगुलर मोमेंटम अबाउट न्यूक्लियस इज इंटीग्रल, इंटीजर मतलब 1 2 3 -1 -2, इंटीग्रल, ऐसा नहीं कि आधा पौना डेढ़ा, ऐसा नहीं, इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ h/2π, ऐसा होना चाहिए, h/2π का इंटीग्रल मल्टीपल होना चाहिए एंगुलर मोमेंटम, तभी उसमें इलेक्ट्रॉन पाया जाएगा। यानी देखो ये बोला एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला तो हो गया mv/r, कैसे, अब उसमें एक ही इलेक्ट्रॉन है जो कि r दूरी पे, क्योंकि हाइड्रोजन लाइक एटम r दूरी पे, इसका मास इलेक्ट्रॉन का m है, ये v वेलोसिटी से जा रहा है, तो इसका एंगुलर मोमेंटम जो l होता है वो m/v/r होता है, किसके बराबर होना चाहिए, ये होना चाहिए nh/2π के। अब ये भी इम्पोर्टेंट है, देखो बोर मॉडल का एक एक लाइन इम्पोर्टेंट है, तो nh/2π, हाँ n को क्या बोल देते हैं, n को बोलते हैं प्रिंसिपल क्वांटम नंबर किसका, ऑफ ऑर्बिट इन विच इलेक्ट्रॉन इज रिवॉल्विंग, इन विच इलेक्ट्रॉन इज, यानी n क्या हो गया, n हमारा हो गया
इसको हम बोल देते हैं प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। जैसे पहली ऑर्बिट में है तो 1h/2π हो जाएगा एंगुलर मोमेंटम, दूसरा ऑर्बिट में है तो 2h/2π, ऐसे करके प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है n। इसके बाद इसने क्या बोला देखो, इसके बाद इसने बोला तीसरा बात जो इसने बोला, बोर ने तुमको बोर कर दिया तो मैं क्या करूं। इसने बोला कि इलेक्ट्रॉन्स जो एटम के अंदर है वो केवल ऐसे ऑर्बिट में, देखो डिस्क्रीट सर्कुलर ऑर्बिट, डिस्क्रीट DISCRETE, डिस्क्रीट सर्कुलर ऑर्बिट्स में ही रिवॉल्व करेगा। और इसके पास जो होता है वो क्या होता है, ये जो सर्कुलर ऑर्बिट्स हैं इसका इनर्जी लेवल फिक्स होता है, इसका इनर्जी लेवल स्टेशनरी रहता है, बदलता नहीं है, स्टेशनरी इनर्जी लेवल, उसी को हम लोग सेल बोल देते हैं। तो ये क्या बोला देखो कि इलेक्ट्रॉन कैन रिवॉल्व ओनली इन, किसमें, डिस्क्रीट सर्कुलर ऑर्बिट में, जिसका इनर्जी लेवल क्या है, इनर्जी लेवल क्या है, फिक्स है। तो अब कोई भी इलेक्ट्रॉन जो सेल में है वो उसको किसके द्वारा कैरेक्टराइज करते हैं हम लोग, उसका जो इनर्जी है वो फिक्स हो गया, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर फिक्स हो गया, और एंगुलर मोमेंटम क्या बोला हमने, ये देखो कि कोई भी n इलेक्ट्रॉन इन ए सेल इज कैरेक्टराइज्ड, यानी इसका कैरेक्टर कैसे कैसे हम कैरेक्टराइज्ड बाय तीन चीज़, क्या क्या, पहला तो सेल का इनर्जी तुमने फिक्स कर दिया, तो इनर्जी जो है वो डेफिनिट इनर्जी है, फिक्स है। एंगुलर मोमेंटम भी फिक्स कर दिए, एंगुलर मोमेंटम, उसके साथ में तुम फिक्स कर दिए क्या चीज़, ऑर्बिट का नंबर, NH/2π वाला जो फार्मूला था उसमें ऑर्बिट का नंबर, ठीक है। इसके बाद क्या बोलता है कि इन एनी ऑफ दीज ऑर्बिट्स एन इलेक्ट्रॉन डज नॉट रेडिएट इनर्जी अल्दो इट इज एक्सेलरेटेड। लिखो कि देखो क्या बोल रहा है कि इलेक्ट्रॉन एक्सेलरेटेड है बट इसमें ये रेडिएशन नहीं दे रहा है इलेक्ट्रॉन्स, ये स्टार वाला पॉइंट है, तुम लोग कंफ्यूज हो जाओगे, तुमको लगेगा एक्सेलरेशन है तो रेडिएशन है, ऐसा नहीं है। लिखो इन एनी ऑफ दीज ऑर्बिट्स एन इलेक्ट्रॉन डज नॉट रेडिएट energy although it is accelerated है बट इनर्जी रेडिएट नहीं करता है। अब चौथा पॉइंट क्या बोला इसने, देखो कि इसने जो चौथा पॉइंट बोला किसने, बोर ने, उसने बोला कि इलेक्ट्रॉन्स इन आउटर ऑर्बिट, जो आउटर ऑर्बिट है उसका जो इनर्जी है, उसका जो इनर्जी है वो ज़्यादा होता है किससे, इलेक्ट्रॉन इन इनर ऑर्बिट, energy of electron in outer orbit is greater than those in inner orbit। अब क्या है, अब देखो जैसे दो ऑर्बिट है, ऐसा ये ऑर्बिट है, ये ऑर्बिट है, ये न्यूक्लियस है, तो यहाँ का इनर्जी अगर मान लो 20 है, यहाँ का हो गया कितना 15, तो अब क्या होगा जब यहाँ से ये नीचे पे आएगा, अब देखो इस सेल का तो इनर्जी उसने बोल दिया फिक्स है, तो अगर कोई इलेक्ट्रॉन ऊपर से नीचे कूदेगा तो उसको एनर्जी एमिट करना पड़ेगा, और नीचे से ऊपर जाना है तो गेन करना पड़ेगा।
क्या बोल रहा है कि अगर ऑर्बिटिंग इलेक्ट्रॉन व्हेन जंप्स फ्रॉम आउटर ऑर्बिट, इसका एनर्जी लेवल क्या है, हाई है, टू इनर ऑर्बिट, अगर आउटर ऑर्बिट से इनर ऑर्बिट में कूदेगा, आउटर ऑर्बिट टू इनर ऑर्बिट, तो क्या होगा बताओ। तो फर्स्ट पॉइंट लिखो, तो क्या होगा, ऊपर से नीचे आ रहा है तो इसको एनर्जी लूज करना पड़ेगा, एमिट करना पड़ेगा, तो क्या होगा, एमिट्स एनर्जी, क्योंकि पहले इसके पास 20 रुपया था, ये ऐसे लोगों के साथ शामिल होना चाहता है जिसके पास 15 रुपया हो, तो क्या होगा, 5 रुपया हारना पड़ेगा इसको, कहीं पे एमिट करना पड़ेगा, फेंकना पड़ेगा। और दूसरी बार में जब व्हेन इलेक्ट्रॉन जंप्स फ्रॉम इनर ऑर्बिट, यानी जो अंदर में इनर ऑर्बिट से बाहर की तरफ कूदा, इनर ऑर्बिट टू एन आउटर ऑर्बिट, तो क्या होगा भाई, इट एब्जॉर्ब, इसको एनर्जी चाहिए तब ऊपर के जमात में जा पाएगा, एब्जॉर्ब एनर्जी, समझे। तो अब ये जो एब्जॉर्ब और ये करेगा, ये देखो मान लो ऐसा तुम्हारा ये एनवा सेल है जिसका एनर्जी लेवल तुमने बोला है EN है, ठीक है, इसको मान लो आउटर एनर्जी स्टेट, ऐसे करके तुम्हारा ये है इनर एनर्जी स्टेट, इस वाले का जो एनर्जी स्टेट है उसको EM बोल दो। तो जब इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ पे आएगा, इलेक्ट्रॉन ऊपर से इधर पे आएगा, तो एनर्जी में कितने का फर्क आया, आउटर माइनस इनर ऑर्बिट का एनर्जी, और ये किसके बराबर होगा, ये बराबर होगा जो ये एनर्जी एमिट करेगा, तो रेडिएशन एमिट करेगा तो उसका कुछ फ्रीक्वेंसी होता है, तो उसका एनर्जी हम कैसे लिखते थे, EH न्यू, ये तो एनर्जी हो जाता है, फार्मूला हमने पढ़ा है EM वेव्स में, एनर्जी बराबर क्या होता है, E बराबर होता है H न्यू। तो अगर N से तुम M में कूद रहे हो तो फ्रीक्वेंसी हम NM लिख देते हैं। तो एनर्जी का जो दोनों सेल के जो एनर्जी का डिफरेंस है वही जो फोटोन एमिट होगा उसका एनर्जी H न्यू हो जाएगा। क्या बोल रहे हैं देखो, बहुत ध्यान से सुनो, क्या बोल रहे हैं कि जो भी एनर्जी, अब 5वां पॉइंट है ये, द एनर्जी एब्जॉर्ब्ड और रिलीज्ड इज ऑलवेज इन द फॉर्म ऑफ EM रेडिएशंस, यानी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। अब देखो, ऊपर से नीचे कूदे, ये था तुम्हारा न्यूक्लियस, यहाँ पे था एनवा सेल, यहाँ पे था एमवा सेल। अब क्या किया, कोई इलेक्ट्रॉन इस ऑर्बिट में चक्कर काट रहा था, ठीक है, कोई इलेक्ट्रॉन इस ऑर्बिट में क्या काट रहा था, चक्कर। इसका मन हो गया अब चलो नीचे की तरफ चलते हैं, तो ये इधर के तरफ आ गया। तो अब आ गया तो एनर्जी में तो इसको अब डिफरेंस लगा कि पहले तो हमारे पास इतना एनर्जी था, अब तो हमारे पास इतना ही बचा है, तो जो बाकी का कमी आया है उसका क्या करें, अब तो वो चाहिए नहीं। उसने कहा चलो फोटोन एमिट कर दो, क्या एमिट कर दो, EM रेडिएशन एमिट कर दो। तो वो जो एमिट किया वो किसके बराबर होगा, मान लो उसका फ्रीक्वेंसी, ये जो फोटोन एमिट किया उसका फ्रीक्वेंसी है इतना, NM लिख देते हैं ताकि N से M में गया है, तो इसका एनर्जी कितना हो जाएगा, H से गुना कर दोगे तो आ जाएगा एनर्जी। तो जो फोटोन एमिट किया उसका एनर्जी पूछेगा तो तुम क्या करोगे, दो लेवल के एनर्जी का डिफरेंस को H से डिवाइड कर दोगे तो तुम्हारा ये आ जाएगा। अब ऐसे ही अगर ये यहाँ पे कोई था इलेक्ट्रॉन और उसको यहाँ पे जाना है तो उसको गेन करना पड़ेगा एनर्जी, कितना, H न्यू M के बराबर,
NM के बराबर, M टू N के बराबर। और ये दोनों फ्रीक्वेंसी देखो, ये जो भी वेव एमिट करेगा उसका फ्रीक्वेंसी भी तुमको पूछ सकता है। तो इसी के आधार पे हम लोग अब नेक्स्ट लेक्चर में मैथमेटिकल एनालिसिस करेंगे, जिसमें हम लोग निकालेंगे इलेक्ट्रॉन जो nवें ऑर्बिट में घूम रहा है उसकी क्या वेलोसिटी होगी, उसका क्या रेडियस होगा, nवें ऑर्बिट में पूरा उसका टोटल एनर्जी कितना होगा, टाइम पीरियड कितना लेगा रिवॉल्व करने का, फ्रीक्वेंसी कितना होगा, वो जो फोटोन एमिट करेगा उसका वेवलेंथ क्या होगा, ये सारा चीज़ हम लोग पढ़ेंगे। और फिर पढ़ेंगे जो स्पेक्ट्रल सीरीज है हाइड्रोजन एटम का, जिस पे क्वेश्चन आ जाता है लेमन सीरीज, बामर सीरीज, समझ रहे हो, पास्चन सीरीज, ब्रैकेट सीरीज, फुंड सीरीज, ये पढ़ेंगे कि स्पेक्ट्रल क्या होता है, ठीक है। और फिर पढ़ेंगे कि किसको एक्साइटेशन बोलते हैं और आयोनाइजेशन किसको बोलते हैं। और आखिरी में देखेंगे कि जो बोर का थ्योरी है वो किस बात को एक्सप्लेन नहीं कर पाया। ये चीज़ देख के हम लोग इस चैप्टर को दी एंड कर देंगे। ओके, थैंक यू।